टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। एक ऐसा प्रिंस जो अपने पिता की मिस्टीरियस डेथ का बदला लेना चाहता है, एक ऐसा बेटा जो ट्रूथ और रिवेंज के बीच फंस जाता है, एक ऐसी कहानी जहां लव है, बिट्रेयल है, मैडनेस है और ब्लड सेड भी। दोस्तों, विलियम शेक्सपियर का महान ट्रेजेडी प्ले हेमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क सिर्फ एक रिवेंज स्टोरी नहीं है, बल्कि एक ह्यूमन इमोशंस, मोरालिटी, डेस्टिनी और इनर कॉन्फ्लिक्ट की गहरी एक्सप्लोरेशन है। दोस्तों, जब डेनमार्क का युवा राजकुमार हेमलेट अपने पिता के गोस्ट से एक शॉकिंग सीक्रेट जानता है तो उसकी पूरी दुनिया बदल जाती है। अब उसके सामने सिर्फ एक सवाल है, क्या वो अपने पिता के मर्डर को सजा देगा या फिर अपने ही डाउट्स और फियर्स का शिकार बन जाएगा। तो आइए शेक्सपियर की सबसे फेमस और टाइमलेस ट्रेजेडी हेमलेट की इस अनफॉरगेटेबल जर्नी में प्रवेश करते हैं, जहां हर कैरेक्टर अपने फेट से लड़ रहा है, हर डिसीजन एक नई ट्रेजेडी को जन्म देता है। वेलकम टू लिटरेरी फैन। आज हम जानेंगे हेमलेट की पूरी कहानी, उसके अनफॉरगेटेबल कैरेक्टर्स और उन थीम्स को जिन्होंने इस प्ले को वर्ल्ड लिटरेचर का इमोर्टल मास्टरपीस बना दिया। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम इस स्टोरी को शुरू करें, आइए उससे पहले जान लेते हैं इस स्टोरी के मेन की फैक्ट्स को। दोस्तों, इस स्टोरी का टाइटल है हेमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क। इसको लिखा है विलियम शेक्सपियर ने और इसका जोनर है रिवेंज ट्रेजेडी। दोस्तों, इसकी सेटिंग डेनमार्क में हुई थी, खास तौर से एल्सिनोर कैसल में, और इसको लिखा गया था 1519 to 61 के अराउंड और पब्लिश कराया गया था फर्स्ट क्वार्टर 1603 में। तो बात करें इसके सोर्सेस की, तो इसके बहुत सारे सोर्सेज हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है लीजेंड ऑफ प्रिंस हेमलेट फ्रॉम डैनिश हिस्ट्री। वहीं बात करें इसके सेंट्रल थीम की, तो ये एक रिवेंज, अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी, मैडनेस, करप्शन, बिट्रेयल, डेथ और ह्यूमन सफरिंग को एक्सप्रेस करता है। वहीं इसका फेमस लाइन की बात करें तो इसकी फेमस लाइन है, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। हीरो ऑफ द प्ले की बात करें तो हेमलेट ए थॉटफुल, इंटेलिजेंट और फिलोसफिकल प्रिंस है जो इस प्ले का हीरो भी है। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं इस स्टोरी को स्टार्ट करूं, आइए जान लेते हैं इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर्स को। सबसे पहले कैरेक्टर का नाम है प्रिंस हेमलेट। दोस्तों, इस कहानी का हीरो प्रिंस हेमलेट है जो डेनमार्क का यंग प्रिंस है। वो बहुत इंटेलिजेंट, थॉटफुल और फिलोसफिकल नेचर का है। अपने फादर की मिस्टीरियस डेथ और मदर की क्विक रीमैरिज के बाद उसकी पूरी लाइफ बदल जाती है। अब उसके सामने सिर्फ एक मिशन है, अपने फादर के मर्डर का रिवेंज लेना। वहीं अगले कैरेक्टर का नाम है किंग क्लॉडियस। दोस्तों, किंग क्लॉडियस हेमलेट का अंकल और डेनमार्क का न्यू किंग है। बाहर से वो एक पावरफुल रूलर दिखाई देता है, लेकिन उसके दिल में एक डेंजरस सीक्रेट छिपा हुआ है। पावर और एम्बिशन के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। दोस्तों, वहीं अगले कैरेक्टर का नाम है क्वीन गर्ट्रूड। दोस्तों, क्वीन गर्ट्रूड हेमलेट की मदर और डेनमार्क की क्वीन है। अपने हस्बैंड की डेथ के तुरंत बाद क्लॉडियस से मैरिज कर लेना हेमलेट के लिए सबसे बड़ा शॉक बन जाता है। उसका कैरेक्टर लव, लॉयल्टी और कंफ्यूजन का सिंबल है। वहीं अगले कैरेक्टर का नाम है ऑफेलिया। दोस्तों, ऑफेलिया एक ब्यूटीफुल, इनोसेंट और सेंसिटिव गर्ल है जो हेमलेट से ट्रू लव करती है, लेकिन फैमिली प्रेशर और रॉयल पॉलिटिक्स उसकी लाइफ को ट्रेजेडी में बदल देते हैं। उसका कैरेक्टर स्टोरी में डीप इमोशन जोड़ता है। दोस्तों, वहीं अगले कैरेक्टर का नाम है पोलोनियस। दोस्तों, पोलोनियस ऑफेलिया और लैरिएट्स का फादर तथा किंग का चीफ एडवाइजर है। वह हर समय एडवाइस देने और दूसरों के मामलों में इंटरफियर करने के लिए रेडी रहता है। उसकी एक गलती स्टोरी का मेजर टर्निंग पॉइंट बन जाती है। वहीं अगले कैरेक्टर का नाम है लायर्टिस। दोस्तों, लायर्टिस ऑफेलिया का ब्रदर है। वह ब्रेव, एनर्जेटिक और एक्शन ओरिएंटेड यंग मैन है। जहां हेमलेट हर बात को डीपली थिंकिंग करता है, वहीं लैरिएट्स तुरंत एक्शन लेने में ट्रस्ट करता है। वहीं अगले कैरेक्टर का नाम है गोस्ट ऑफ किंग हेमलेट। दोस्तों, यह हेमलेट के डेड फादर का गोस्ट है। एक डार्क नाइट में वो हेमलेट के सामने प्रकट होकर एक शॉकिंग ट्रूथ बताता है कि उसकी डेथ नेचुरल नहीं बल्कि मर्डर थी। यहीं से रिवेंज की जर्नी शुरू होती है। दोस्तों, वहीं अगले कैरेक्टर का नाम है होरेसियो। दोस्तों, होरेसियो हेमलेट का बेस्ट फ्रेंड और मोस्ट लॉयल कंपेनियन है। जब हेमलेट की दुनिया बिखरने लगती है, तब होरेसियो उसके साथ बड़ा सपोर्टर बनकर खड़ा रहता है। वह ट्रू फ्रेंडशिप, विजडम और लॉयल्टी का सिंबल है। दोस्तों, इन कैरेक्टर्स के लव, रिवेंज, बिट्रियल, एम्बिशन और इनर कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हेमलेट केवल एक स्टोरी नहीं बल्कि ह्यूमन नेचर की एक पावरफुल स्टडी बन जाती है। तो चलिए दोस्तों, अब देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की स्टोरी हेमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क बाय विलियम शेक्सपियर इन 5 एक्ट्स। ए गोस्ट, अ मर्डर मिस्ट्री और रिवेंज की बिगिनिंग। स्टोरी की शुरुआत डेनमार्क के एल्सिनोर कैसल से होती है। एक कोल्ड और डार्क नाइट में कैसल के गार्ड्स फ्रांसिस्को और बर्नार्डो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। कुछ देर बाद मर्सिलस और हेमलेट का लॉयल फ्रेंड होरेसियो भी वहां पहुंचते हैं। बर्नार्डो और मर्सिलस बहुत डिस्टर्ब्ड हैं क्योंकि पिछले 2 नाइट से उन्होंने एक मिस्टीरियस गोस्ट देखा है जो बिल्कुल डेनमार्क के डेड किंग हेमलेट जैसा दिखाई देता है। दोस्तों, होरेसियो पहले इस बात को बिलीव नहीं करता, लेकिन अचानक वही गोस्ट उसके सामने अपीयर हो जाता है। गोस्ट को देखकर सभी शॉक्ड रह जाते हैं।
होरेसियो उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन गोस्ट बिना कुछ कहे डिसअपियर हो जाता है। दोस्तों गोस्ट के चले जाने के बाद मर्सिलस एक फेमस कोटेशन कहता है। वो कहता है समथिंग इज रॉटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क, मतलब डेनमार्क के किंगडम में कुछ बहुत गलत चल रहा है। बाहर से सब कुछ नॉर्मल दिखाई देता है लेकिन रियलिटी कुछ और ही है दोस्तों। इसी बीच रॉयल कोर्ट में एक ग्रैंड सेलिब्रेशन चल रहा है। किंग क्लॉडियस डेनमार्क के न्यू किंग के रूप में सबके सामने आता है। उसने अपने डेड ब्रदर किंग हेमलेट की विडो क्वीन गर्ट्रूड से मैरिज कर ली है। पूरा कोर्ट खुश है लेकिन प्रिंस हेमलेट के दिल में ग्रीफ, पेन और डिसअपॉइंटमेंट भरा हुआ है। वह अभी तक अपने फादर्स के डेथ के शॉक से बाहर नहीं निकल पाया है। अपनी माँ की क्विक रीमैरिज से दुखी होकर हेमलेट कहता है फ्रैलिटी दाई नेम इज वुमन, यानी हेमलेट को लगता है कि उसकी मदर ने लॉयल्टी और ट्रू लव को बहुत जल्दी बुला दिया। दोस्तों हेमलेट अब एक लोनली, कंफ्यूज्ड और इमोशनली ब्रोकन प्रिंस बन चुका है। तभी होरेसियो उसे गोस्ट के अपीयरेंस के बारे में बताता है। यह सुनते ही हेमलेट डिसाइड करता है कि वो खुद गोस्ट से मिलेगा। अगली नाइट हेमलेट, होरेसियो और मर्सिलस केसल वॉल्स पर गोस्ट का वेट करते हैं। सडन गोस्ट फिर से अपीयर होता है और हेमलेट को अपने साथ आने का सिग्नल देता है। दोस्तों होरेसियो और मर्सिलस उसे वार्न करते हैं लेकिन हेमलेट फियर की परवाह किए बिना गोस्ट के पीछे चला जाता है। दोस्तों अब आता है एक्ट 1 का बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट। गोस्ट हेमलेट से कहता है आई एम दाई फादर्स स्पिरिट, यानी मैं तुम्हारे फादर की स्पिरिट हूँ। यह सुनकर हेमलेट पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। गोस्ट एक हॉरिफाइंग ट्रूथ रिवील करता है। वह बताता है कि उसकी डेथ नेचुरल नहीं थी, बल्कि जब वह रॉयल गार्डन में पीसफुली सो रहा था तब उसके अपने ब्रदर क्लाउडियस ने उसके ईयर में पॉइजन डालकर उसका मर्डर कर दिया। दोस्तों क्लाउडियस ने सिर्फ थ्रोन ही नहीं छीना बल्कि क्वीन और किंगडम पर भी कब्जा कर लिया। अब हेमलेट को समझ में आता है कि डेनमार्क की चमकदार वर्ल्ड के पीछे लाइज, करप्शन और बिट्रेयल छुपा हुआ है। गोस्ट हेमलेट को रिवेंज लेने का कमांड देता है और अपने मर्डर का जस्टिस मांगता है। दोस्तों गोस्ट के डिसअपियर होने के बाद हेमलेट की लाइफ हमेशा के लिए बदल जाती है। अब उसके सामने सिर्फ एक ही मिशन है, अपने फादर के मर्डर का रिवेंज। इस भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को महसूस करते हुए हेमलेट कहता है द टाइम इज आउट ऑफ जॉइंट, ओ कर्स्ड स्पाइट दैट एवर आई वाज बर्न टू सेट इट राइट, मतलब दुनिया का बैलेंस बिगड़ चुका है और दुर्भाग्य से उसे ठीक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे मिली है। दोस्तों यह कोटेशन हेमलेट के इनर कॉन्फ्लिक्ट को दर्शाता है। वह जस्टिस चाहता है लेकिन उसे पता है कि यह जर्नी डेंजर, पेन और ट्रेजिडी से भरी हुई है। दोस्तों एक्ट 1 के एंड तक हेमलेट एक सीक्रेट प्रॉमिस करता है कि वह क्लाउडियस की ट्रूथ को एक्सपोज करेगा और अपने फादर के मर्डर का रिवेंज लेकर रहेगा। दोस्तों यहीं से हेमलेट की रियल स्टोरी शुरू होती है, जहाँ एक गोस्ट अतीत का सीक्रेट खोलता है और एक प्रिंस रिवेंज की डेंजरस जर्नी पर निकल पड़ता है। अब शुरू होता है एक्ट 2। दोस्तों एक्ट 2 की शुरुआत पोलोनियस से होती है। दोस्तों पोलोनियस को अपने बेटे लैरियट्स की बहुत चिंता है जो फ्रांस में पढ़ाई कर रहा है। इसलिए वो अपने सर्वेंट रेनाल्डो को फ्रांस भेजता है ताकि वह सीक्रेटली लैरियट्स पर नजर रख सके। दोस्तों यह सीन हमें दिखाता है कि हेमलेट की वर्ल्ड में ट्रस्ट से ज्यादा स्पाइंग, सस्पिशन और सीक्रेसी का इंपॉर्टेंस है। इसी बीच पोलोनियस की डॉटर ओफेलिया बहुत डरी हुई अवस्था में अपने फादर के पास आती है। वह बताती है कि हेमलेट अचानक उसके रूम में आया था। उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे, चेहरा पीला पड़ा था और वह किसी डिस्टर्ब्ड पर्सन की तरह दिखाई दे रहा था। दोस्तों हेमलेट ने कुछ नहीं कहा, बस ओफेलिया को घूरता रहा और फिर चला गया। पोलोनियस तुरंत कंक्लूड कर लेता है कि हेमलेट लव मैडनेस का शिकार हो गया है। उसे लगता है कि हेमलेट ओफेलिया से प्यार करता है और ओफेलिया द्वारा रिजेक्शन मिलने के कारण उसकी मेंटल कंडीशन खराब हो गई है। पोलोनियस यह इन्फॉर्मेशन लेकर किंग क्लॉडियस और क्वीन गर्ट्रूड के पास पहुंचता है। उधर क्लाउडियस भी हेमलेट के स्ट्रेंज बिहेवियर से परेशान है, इसलिए वह हेमलेट के चाइल्डहुड फ्रेंड्स रोजेनक्रैंट्ज और गिल्डनस्टर्न को बुलाता है। क्लाउडियस उन्हें सीक्रेटली हेमलेट की स्पाइंग करने का टास्क देता है। यहीं से ऑडियंस को समझ में आने लगता है कि डेनमार्क का रॉयल कोर्ट स्पाइस और कॉन्स्पिरेसीज से भरा हुआ है। जब रोजेनक्रैंट्ज और गिल्डनस्टर्न हेमलेट से मिलते हैं तो हेमलेट तुरंत समझ जाता है कि उन्हें किसी पर्पज से भेजा गया है। हेमलेट उनसे पूछता है वेर यू नॉट सेंट फॉर, यानी क्या तुम्हें यहाँ किसी ने भेजा नहीं है। दोस्तों यह कोटेशन हेमलेट की इंटेलिजेंस और शार्प ऑब्जर्वेशन को दिखाता है। हेमलेट अब ओपनली अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करता, वह लोगों को कंफ्यूज करने के लिए एंटिक डिस्पोजिशन यानी फेक मैडनेस का मास्क पहन चुका है। इसी बीच डेनमार्क के एक ग्रुप ऑफ प्लेयर्स यानी कि एक्टर्स आते हैं। हेमलेट उनका वार्मली वेलकम करता है। एक्टर्स को देखकर उसके माइंड में एक ब्रिलियंट प्लान आता है। वह सोचता है कि एक प्ले के थ्रू क्लाउडियस की गिल्ट को एक्सपोज किया जा सकता है। दोस्तों एक्टर्स के जाने के बाद हेमलेट अकेला रह जाता है और अपनी कमजोरी पर गुस्सा करता है। तभी वह एक फेमस कोटेशन बोलता है
ओ व्हाट अ रोग एंड प्लेंट स्लेव एम आई, मतलब मैं कितना कमजोर और निकम्मा इंसान हूँ। दोस्तों हेमलेट खुद से नाराज है क्योंकि गोस्ट से ट्रूथ जानने के बावजूद वह अभी तक रिवेंज नहीं ले पाया है, लेकिन फिर उसके माइंड में एक मास्टर प्लान आता है। वो फैसला करता है कि एक्टर से एक ऐसा प्ले परफॉर्म करवाएगा जिसमें उसके फादर के मर्डर जैसा सीन दिखाया जाएगा। हेमलेट को ट्रस्ट है कि क्लाउडियस उस सीन को देखकर अपनी गिल्ट छिपा नहीं पाएगा। इसी समय हेमलेट एक्ट 2 की सबसे फेमस लाइन कहता है, द प्ले इज द थिंग वेयर इन आई विल कैच द कॉन्शियंस ऑफ द किंग, मतलब यह प्ले ही वह माध्यम होगा जिससे मैं किंग के गिल्टी कॉन्शियस को पकड़ लूंगा। अब हेमलेट के पास रिवेंज लेने का पहला कंक्रीट प्लान है। दोस्तों एक्ट 2 के एंड तक हेमलेट कंफ्यूजन से निकलकर एक्शन की डायरेक्शन में बढ़ने लगता है। दोस्तों एक्ट 2 में हेमलेट रिवेंज नहीं लेता, लेकिन वह अपना सबसे इंटेलिजेंट मूव तैयार करता है। अब गेम शुरू हो चुका है और क्लाउडियस को अभी तक अंदाजा भी नहीं है कि हेमलेट उसके लिए एक डेंजरस ट्रैप बिछा चुका है। दोस्तों अब शुरू होता है एक्ट 3, द माउस ट्रैप, ट्रूथ रिवील्ड और ट्रेजेडी की बिगनिंग। दोस्तों एक्ट 3 में हेमलेट का सबसे इंपॉर्टेंट ड्रामेटिक और एक्शन पैक्ड एक्ट है। यहीं से स्टोरी एक साइकोलॉजिकल ड्रामा से रियल ट्रेजेडी में बदलने लगती है। किंग क्लाउडियस, क्वीन गर्ट्रूड, पोलोनियस, रोजेनक्रैंट्स और गिल्डनस्टोन सभी हेमलेट के स्ट्रेंज बिहेवियर का रीजन जानना चाहते हैं, इसलिए वे ओफेलिया को हेमलेट से मिलने भेजते हैं, जबकि वे खुद सीक्रेटली हाइड होकर उनकी कन्वर्सेशन सुनते हैं। इसी सेंस में हेमलेट वर्ल्ड लिटरेचर का सबसे फेमस कोटेशन बोलता है, टू बी और नॉट टू बी दैट इज द क्वेश्चन, मतलब जीना या ना जीना यही सबसे बड़ा प्रश्न है। दोस्तों इस सॉलिलॉक्वी में हेमलेट लाइफ, डेथ, सफरिंग और ह्यूमन एग्जिस्टेंस के बारे में डीप थिंकिंग करता है। वह सोचता है कि क्या जिंदगी के दुखों को सहना बेहतर है या उनसे भाग जाना। दोस्तों यह कोटेशन हेमलेट के फिलोसफिकल नेचर और इनर कॉन्फ्लिक्ट को परफेक्टली रिवील करता है। जब ओफेलिया हेमलेट से बात करती है तो हेमलेट का बिहेवियर बहुत हार्श और कंफ्यूजिंग हो जाता है। वह ओफेलिया से कहता है, गेट दी टू ए ननरी, मतलब किसी कन्वेंट यानी कि नर्सरी में चली जाओ। हेमलेट अब किसी पर ट्रस्ट नहीं करता। उसे लगता है कि पूरी वर्ल्ड डिसेप्शन और डिसऑनेस्टी से भरी हुई है। इस कन्वर्सेशन के बाद क्लाउडियस को महसूस होता है कि हेमलेट की प्रॉब्लम लव नहीं है, बल्कि उसके माइंड में कुछ और ही चल रहा है। अब आता है एक्ट 3 का मोस्ट फेमस इवेंट, द माउस ट्रैप प्ले। दोस्तों हेमलेट एक्टर्स को इंस्ट्रक्शंस देता है कि वे एक ऐसा प्ले परफॉर्म करें जिसमें एक किंग को पॉइजन देकर मर्डर किया जाता है। दोस्तों यह सीन बिल्कुल हेमलेट के फादर की मर्डर स्टोरी जैसा है। प्ले शुरू होता है, क्लाउडियस, गर्ट्रूड और पूरा कोर्ट उसे देख रहा है। दोस्तों जैसे ही पॉइजन वाला मर्डर सीन सामने आता है, क्लाउडियस अचानक घबरा जाता है, अपनी सीट छोड़ देता है और प्ले बीच में ही रोक कर चला जाता है। दोस्तों हेमलेट की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अब उसे प्रूफ मिल चुका है कि गोस्ट सच बोल रहा था। दोस्तों क्लाउडियस सचमुच गिल्टी है। इसी मोमेंट पर हेमलेट का फेमस प्लान सक्सेसफुल हो जाता है, द प्ले इज द थिंग वेयर इन आई विल कैच द कॉन्साइंस ऑफ द किंग, और वास्तव में वही होता है। प्ले क्लाउडियस के गिल्टी कॉन्साइंस को एक्सपोज कर देता है। दोस्तों प्ले के बाद क्लाउडियस गिल्ट और फियर से भर जाता है। वो अकेले रूम में जाकर प्रेयर करने की कोशिश करता है। हेमलेट उसे देख लेता है। दोस्तों अब उसके पास रिवेंज लेने का परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है। क्लाउडियस कंप्लीटली हेल्पलेस है। हेमलेट अपनी स्वॉर्ड निकालता है, लेकिन तभी वह रुक जाता है। हेमलेट सोचता है अगर वह क्लाउडियस को प्रेयर करते समय मार देगा तो उसकी सोल हेवन चली जाएगी, इसलिए वह रिवेंज को पोस्टपोन कर देता है। यह हेमलेट की सबसे बड़ी वीकनेस ओवर थिंकिंग को दिखाता है। इसके बाद हेमलेट अपनी मदर गर्ट्रूड से मिलकर उसके चेंबर में जाता है। उसे अपनी मदर की एक्शंस पर बहुत गुस्सा है, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि पोलोनियस कर्टेन के पीछे हाइड होकर उनकी कन्वर्सेशन सुन रहा है। दोस्तों कन्वर्सेशन के दौरान अचानक कर्टेन के पीछे मूवमेंट होता है। हेमलेट को लगता है कि वहाँ क्लाउडियस छिपा हुआ है। बिना सोचे समझे वो अपनी स्वॉर्ड से कर्टेन पर वार कर देता है। कुछ ही सेकंड्स बाद पता चलता है कि वहाँ क्लाउडियस नहीं बल्कि पोलोनियस था। दोस्तों पोलोनियस की डेथ हो चुकी है। यहीं से ट्रेजेडी का रियल बिगिनिंग होता है। हेमलेट शॉक्ड रह जाता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। दोस्तों एक्ट 3 के अंत तक हेमलेट एक्सीडेंटली मर्डर कर चुका है। क्लाउडियस उसकी प्रेजेंस से डरने लगा है और डेनमार्क की सिचुएशन पहले से भी ज्यादा डेंजरस हो चुकी है। दोस्तों एक्ट 3 शेक्सपियर के पूरे प्ले का टर्निंग पॉइंट है। यहीं हेमलेट को ट्रूथ का प्रूफ मिलता है, लेकिन यहीं उसकी हेसिटेशन और एक इम्पल्सिव मिस्टेक फ्यूचर ट्रेजेडी का रास्ता भी खोल देती है। दोस्तों वहीं अब शुरू होता है एक्ट 4, मैडनेस, कॉन्स्पिरेसी और रिवेंज बिकम्स मोर डेंजरस। दोस्तों एक्ट 4 की शुरुआत एक शॉकिंग इवेंट के बाद होती है। पोलोनियस की डेथ ने पूरे डेनमार्क को हिला दिया है। क्वीन गर्ट्रूड किंग क्लाउडियस को बताती है कि हेमलेट ने गलती से पोलोनियस को मार दिया है। दोस्तों क्लाउडियस अब पहले से भी ज्यादा डर जाता है। उसे महसूस होने लगता है कि हेमलेट उसके लिए एक सीरियस थ्रेट बन चुका है। अगर हेमलेट डेनमार्क में रहा तो उसकी ओन लाइफ और थ्रोन दोनों खतरे में पड़ सकते हैं। इसलिए क्लाउडियस सीक्रेटली एक डेंजरस प्लान बनाता है। वह रोजेनक्रैंट्स और गिल्डनस्टोन को आदेश देता है कि वे हेमलेट को इंग्लैंड लेकर जाएं, लेकिन यह कोई ऑर्डिनरी जर्नी नहीं है। क्लाउडियस इंग्लैंड के किंग के नाम एक सीक्रेट लेटर भेजता है, जिसमें लिखा होता है कि हेमलेट के इंग्लैंड पहुंचते ही उसे एक्सक्यूट कर दिया जाए
यानी कि फांसी लगा दिया जाए। दोस्तों बाहर से क्लाउडियस केयरिंग अंकल दिखाई देता है, लेकिन अंदर ही अंदर वह हेमलेट की डेथ प्लान कर चुका है। यही शेक्सपियर फिर से अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी की थीम को हाईलाइट करते हैं। दोस्तों पोलिनियस की डेथ का सबसे गहरा असर उसकी डॉटर ओफेलिया पर पड़ता है। अपने फादर की डेथ और हेमलेट के स्ट्रेंज बिहेवियर से वो मेंटली ब्रेक डाउन हो जाती है। अब वो पैलेस में इधर उधर भटकती रहती है, स्ट्रेंज सॉन्ग्स गाती है और मीनिंगलेस बातें करती है। उसकी ब्रोकन कंडीशन देखकर सभी लोग इमोशनल हो जाते हैं। ओफेलिया की मैडनेस फेक नहीं बल्कि रियल मैडनेस है। दोस्तों हेमलेट ने मैडनेस का मास्क पहना था, लेकिन ओफेलिया सचमुच ग्रीफ और सारों में डूब चुकी है। उसके सॉन्ग्स लॉस, बिट्रेयल और डेथ के सिंबल से भरे होते हैं। दोस्तों इसी बीच लैरियट फ्रांस से वापस लौटता है। उसे अपने फादर पोलोनियस की डेथ और सिस्टर ओफेलिया की ट्रेजिक कंडीशन के बारे में पता चलता है, तो वह गुस्से से भर जाता है। दोस्तों लैरियट तुरंत पैलेस पहुंचता है और क्लाउडियस से जवाब मांगता है। यहाँ शेक्सपियर हेमलेट और लैरियट्स के कैरेक्टर का कॉन्ट्रास्ट दिखाते हैं। जहाँ हेमलेट हर डिसीजन पर डीपली थिंक करता है, वहीं लैरियट्स इमीडिएट एक्शन में बिलीव करता है। दोस्तों क्लाउडियस बहुत क्लियरली लैरियट्स को मैनिपुलेट कर लेता है। अब दोनों का कॉमन एनिमी हेमलेट बन चुका है। उधर इंग्लैंड जाते समय हेमलेट को क्लाउडियस के सीक्रेट लेटर के बारे में पता चल जाता है। वह लेटर पढ़कर शॉक्ड रह जाता है। अब उसे समझ में आता है कि क्लाउडियस सिर्फ मर्डरर ही नहीं बल्कि अभी भी उसे खत्म करना चाहता है। हेमलेट सीक्रेटली लेटर बदल लेता है। नए लेटर में हेमलेट की जगह रोजेनक्रैंट और गिल्डनस्टर्न की एक्सक्यूशन का ऑर्डर लिख देता है। जर्नी के दौरान पायरेट शिप पर अटैक कर देते हैं। इस अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट की वजह से हेमलेट इंग्लैंड पहुंचने के बजाय वापस डेनमार्क लौट आता है। दोस्तों यह इवेंट स्टोरी को एक कम्प्लीटली न्यू डायरेक्शन देता है। दोस्तों एक्ट 4 का सबसे हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट तब आता है जब ओफेलिया की डेथ की न्यूज मिलती है। क्वीन गर्ट्रूड बताती है कि ओफेलिया फ्लावर्स कलेक्ट कर रही थी। अचानक वह रिवर में गिर गई। कुछ समय तक वह सॉन्ग्स गाती हुई पानी पर तैरती रही, लेकिन आखिरकार पानी में डूब गई। दोस्तों यह सीन पूरे प्ले के मोस्ट ट्रैजिक मोमेंट्स में से एक माना जाता है। ओफेलिया इनोसेंस, प्योरिटी और ब्रोकन ड्रीम्स का सिंबल बन जाती है। उसकी डेथ सुनकर लैरियट्स पूरी तरह रिवेंज की आग में जल उठता है। दोस्तों अब क्लाउडियस को एक नया अपॉर्चुनिटी दिखाई देता है। वह लैरियट्स को कन्विंस करता है कि हेमलेट ही उसके फादर और सिस्टर की ट्रेजेडी का रिस्पॉन्सिबल है। दोनों मिलकर हेमलेट को मारने की फाइनल कॉन्स्पिरेसी तैयार करते हैं। प्लान यह है कि हेमलेट और लैरियट्स के बीच फेंसिंग मैच होगा, लेकिन लैरियट्स की स्वॉर्ड पर डेडली पॉइजन लगाया जाएगा। सेफ्टी के लिए क्लाउडियस पॉइजन्ड वाइन भी तैयार रखेगा। दोस्तों अब हेमलेट को हर हाल में खत्म करने की तैयारी पूरी हो चुकी है। एक्ट 4 के एंड तक रिवेंज की आग हेमलेट, लैरियट्स और क्लाउडियस तीनों को अपने अंदर समेट चुकी। When sorrows come, they come not single spies but in battalions। दोस्तों ये स्टेटमेंट क्लाउडियस का है। वह कहता है कि मुसीबत अकेले नहीं आती बल्कि पूरी सेना लेकर आती है। यह लाइन पोलिनियस की डेथ, ओफेलिया की मैडनेस और लैरियट्स के एंगर को परफेक्टली डिस्क्राइब करती है। There's rosemary that for the remembrance। ये ओफेलिया फ्लावर्स के थ्रू इमोशंस एक्सप्रेस करती है। रोजन मैरी मेमोरी और रिजेम्बलेंस का सिंबल है। हाउ केम ही डेड, I'll be juggled with। दोस्तों लैरियट्स अपने फादर की डेथ का ट्रूथ जानना चाहता है और किसी डिसेप्शन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। दोस्तों एक्ट 4 में ट्रेजेडी अपनी पीक की ओर बढ़ने लगती है। अब ऑलमोस्ट हर मेजर कैरेक्टर्स रिवेंज, ग्रीफ, फियर या कॉन्स्पिरेसी के जाल में फंस चुका है। फाइनल कैटास्ट्रॉफी बस एक कदम दूर है दोस्तों। अब शुरू होता है एक्ट 5, डेथ, डेस्टिनी और द फाइनल ट्रेजेडी। दोस्तों एक्ट 5 हेमलेट का फाइनल और सबसे ट्रेजिक एक्ट है। यहीं शेक्सपियर रिवेंज, फेट, डेथ और जस्टिस की स्टोरी को उसके अल्टीमेट कंक्लूजन तक पहुंचाते हैं। दोस्तों एक्ट की शुरुआत एक ग्रेवयार्ड से होती है। दो ग्रेव डिगर्स एक ग्रेव खोद रहे हैं और लाइफ तथा डेथ के बारे में डार्क ह्यूमर के साथ बातें कर रहे हैं। इसी दौरान हेमलेट और हेरेसियो वहां पहुंच जाते हैं। हेमलेट एक स्कल को देखता है जो कभी रॉयल कोर्ट के फेमस जेस्चर योरिक का था। दोस्तों बचपन में योरिक हेमलेट को अपने कंधों पर खिलाता था और उसे हंसाया करता था। स्कल को हाथ में लेकर हेमलेट एक फेमस कोटेशन कहता है, अलास पुअर योरिक, आई न्यू हिम होरेशियो। मतलब हाय बेचारा योरिक, होरेशियो मैं उसे अच्छी तरह जानता था। यह कोटेशन हेमलेट को यह एहसास दिलाता है कि डेथ के सामने किंग, क्वीन, प्रिंस और कॉमन मैन सभी इक्वल होते हैं। दोस्तों अब हेमलेट पहले से अधिक मैच्योर और फिलोसफिकल दिखाई देता है। कुछ समय बाद हेमलेट को पता चलता है कि जिस ग्रेव को खोदा जा रहा है वह ओफेलिया के लिए है। ओफेलिया की ट्रेजिक डेथ ने पूरे डेनमार्क को शॉक कर दिया है। फ्यूनरल प्रोसेशन के साथ किंग क्लाउडियस, क्वीन गर्ट्रूड और लैरियट्स आते हैं। लैरियट्स अपने सिस्टर के लिए ग्रीफ से भर जाता है और उसकी ग्रेव में कूद पड़ता है। दोस्तों यह देखकर हेमलेट भी अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाता। वह सबके सामने कहता है, आई लव्ड ओफेलिया, 40,000 ब्रदर्स कुड नॉट विद ऑल देयर क्वांटिटी ऑफ लव मेक अप माई सम। मतलब मैं ओफेलिया से इतना प्यार करता हूँ कि 40,000 भाई भी उतना प्रेम नहीं कर सकते। यह लाइन हेमलेट के ट्रू लव और डीप इमोशनल पेन को प्रकट करती है। दोस्तों फ्यूनरल के बाद क्लाउडियस अपनी फाइनल कॉन्स्पिरेसी को एक्सिक्यूट करता है।
वह हेमलेट और लैरियट्स के बीच एक फ्रेंडली फेंसिंग मैच अरेंज कराता है, लेकिन यह सिर्फ एक कंपटीशन नहीं है। लैरियट्स की स्वॉर्ड पर डेडली पॉइजन लगा हुआ है और बैकअप प्लान के रूप में क्लॉडियस ने पॉइजन्ड वाइन भी तैयार रखी है। मैच शुरू होता है। हेमलेट शुरुआती राउंड्स में अच्छा परफॉर्म करता है। क्वीन गर्टरूड अपने बेटे की सक्सेस से खुश होकर वाइन का कप पी लेती है, लेकिन उसे नहीं पता कि वो वाइन पॉइजन्ड है। दोस्तों, क्लाउडियस उसे रोकना चाहता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। कुछ ही क्षणों बाद गर्टरूड कोलैप्स हो जाती है। मैच के दौरान लैरियट्स पॉइजन्ड स्वॉर्ड से हेमलेट को उंड कर देता है। फाइट के बीच दोनों की स्वॉर्ड्स एक्सचेंज हो जाती हैं। अब हेमलेट उसी पॉइजन्ड स्वॉर्ड से लैरियट्स को घायल कर देता है। दोस्तों, लैरियट समझ जाता है कि अब उसकी डेथ निश्चित है। मरने से पहले वह ट्रूथ रिवील कर देता है। वह हेमलेट को बताता है कि पूरी कॉन्स्पिरेसी क्लाउडियस ने प्लान की थी। दोस्तों, अब हेमलेट के सामने सारी रियलिटी क्लियर हो चुकी है। अपनी मदर की डेथ और क्लाउडियस की बिट्रियल से हेमलेट क्रोध से भर जाता है। वह क्लाउडियस पर अटैक करता है। दोस्तों, हेमलेट पॉइजन स्वॉर्ड से क्लाउडियस को घायल करता है और उसे वही पॉइजन वाइन पीने पर मजबूर कर देता है और कुछ ही पलों में क्लाउडियस की डेथ हो जाती है। गोस्ट के मर्डर का रिवेंज आखिरकार पूरा हो जाता है दोस्तों, और जस्टिस मिल जाता है, लेकिन इसकी प्राइस बहुत भारी होती है। पॉइजन अब हेमलेट के शरीर में भी अपना इफेक्ट दिखाने लगता है। हेमलेट समझ जाता है कि उसका एंड भी निकट है। अपने लास्ट मोमेंट्स में वो होरेसियो से कहता है, द रेस्ट इज साइलेंस, मतलब अब बाकी सब साइलेंस है। यह हेमलेट की फाइनल लाइन है और पूरे स्ट्रगल, पेन और ट्रेजेडी का अंत भी। दोस्तों, हेमलेट होरेसियो से रिक्वेस्ट करता है कि वह दुनिया को पूरी ट्रुथ बताएगा। कुछ ही समय बाद हेमलेट की डेथ हो जाती है। दोस्तों, एक्ट के अंत में नॉर्वे का प्रिंस फोर्टिनब्रास डेनमार्क पहुंचता है। वो रॉयल फैमिली की डिस्ट्रक्शन देखकर शॉक्ड रह जाता है। अब डेनमार्क का फ्यूचर उसके हाथों में आ जाता है। हेमलेट की लास्ट विश का सम्मान करते हुए फोर्टिनब्रास उसके लिए रॉयल ऑनर्स के साथ फ्यूनरल अरेंज करता है। दोस्तों, एक्ट 5 में रिवेंज पूरा हो जाता है। ट्रुथ सामने आ जाती है और जस्टिस भी मिल जाता है, लेकिन लगभग सभी मेजर कैरेक्टर्स अपनी जान गंवा देते हैं। यही कारण है कि हेमलेट को वर्ल्ड लिटरेचर की ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी माना जाता है। दोस्तों, एक्ट 5 में रिवेंज पूरा हो जाता है। ट्रूथ सामने आ जाती है और जस्टिस भी मिल जाता है, लेकिन लगभग सभी मेजर कैरेक्टर्स अपनी जान गंवा देते हैं, और यही वजह है कि हेमलेट को वर्ल्ड लिटरेचर की ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी माना जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह प्ले पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।